नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे माननीयों की आफत। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का घमासान जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इतना ही नहीं, प्रचार के दौरान दोनों प्रमुख दलों के दिग्गज एक दूसरे पर जोरदार हमला भी बोल रहे हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की जंग में आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIM-IM भी मैदान में है। ऐसे में शहर संग्राम काफी दिलचस्प हो गया है। इतना ही नहीं, इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने पार्टी विधायकों और सांसदों को जीत की बड़ी जिम्मेदारी देकर ऐसा कुछ भी कहा है जिसने माननीयों के सामने एक नई आफत खड़ी कर दी है। आखिर VD शर्मा ने क्या कहा और माननीयों को जो टास्क मिला है उसमें वो कितना खरा उतरेंगे? वहीं बीजेपी की इस रणनीति से उसकी 2023 और 24 में राह कितनी आसान होगी? बीजेपी इस रणनीति पर कांग्रेस कौन सा नया दांव खेलेगी? इस पर हम चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे सियासी दलों का प्रचार तेज होता जा रहा है। कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के पार्षद बन गए तो काम हो पाएगा क्या? अरे हम कहेंगे आगे चलो तो वो कहेंगे पीछे जाएंगे, हम कहेंगे दाएं आओ तो वो कहेंगे बाएं जाएंगे। लड़ाई में ही पूरे 5 साल निकल जाएंगे। मैं तो शिवराज सिंह को कहता हूँ कि आपने क्या किया 18 साल में? आपने बेरोजगारी दी, आपने किसानों को परेशान किया, आपने एक काम किया, घर घर में दारू दी। पार्टियों के नेता जनता से बड़े बड़े वादे तो कर रहे हैं, उनका मत हासिल करने में भी जुटे हैं। वैसे कांग्रेस और अन्य दलों के मुकाबले बीजेपी विधायकों और सांसदों के लिए निकाय चुनाव अब किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। निकाय चुनाव के नतीजे बीजेपी विधायक और सांसदों का कहीं न कहीं सियासी भविष्य तय करेंगे। दरअसल अब इन्हीं के कंधों पर चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने सांसद और विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि निकाय चुनाव में जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आपको बता दें कि VD शर्मा इस वक्त कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन इसके बाद भी वो निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के सभी सांसद और विधायकों के साथ वर्चुअली बैठक की, जिसमें उन्होंने सांसद और विधायकों को पूरी तरीके से और पूरी ताकत से निकाय चुनाव जिताने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पार्टी के सभी विधायक और सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव रहने को भी कहा है। इसे लेकर सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है और विपक्ष की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, चलिए ये भी जान लेते हैं। और कोविड काल में ये ध्यान में आया कि अगर काम को रोका नहीं जाना चाहिए किसी कीमत पे, तो तब से देखो वर्चुअल बैठक का जो सिलसिला शुरू हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे अपनी कार्यपद्धति का हिस्सा बनाया है। चूँकि चुनाव है तो निश्चित तौर पर सभी अपेक्षा की गई है कार्यकर्ताओं से कि जम के ताकत से चुनाव लड़ें, जीत हमारी सुनिश्चित है। देखिए, BD शर्मा जी, उनकी पार्टी, उनका मंत्रिमंडल, उनकी सरकार सब डरे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं हमें हार का सामना न पड़ जाए। इस वजह से अपने सांसदों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से बिखर गई है। कोई एक नहीं है, आपस में लड़ाइयाँ चल रही है, सब एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। निकाय चुनाव में बीजेपी को आसानी से जीत मिले, इसके लिए VD शर्मा बेहद गंभीर है। वैसे ये स्वाभाविक है, क्योंकि सूबे में अगले साल ही विधानसभा चुनाव की जंग है। ऐसे में बीजेपी की इस रणनीति से माननीयों की दमदारी को भी परख लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि सत्ता पक्ष की तरह क्या कांग्रेस भी कोई नया दांव खेलेगी, या वो जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है उसी पर आगे चलकर बीजेपी को टक्कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो निकाय चुनाव का जो घमासान है वो चल रहा है। आम आदमी पार्टी और AIM-IM भी लगातार कहीं ना कहीं बीच में है ही। आने वाले समय की यदि बात करें, देखिए ये तो है ही दिलचस्प, और हमेशा हम कहते हैं कि ये जो है एक सेमीफाइनल है 2023 और फिर 24। तो आप समझ लीजिए कि पूरी कोशिश तो है, पूरा दम लगा रहे हैं दोनों ही राजनीतिक दल, और तीसरे विकल्प के रूप में जो पार्टियां आई हैं सामने, उनकी भी पूरी कोशिश है। अब यही होता है कि यदि हम मुख्य रूप से 2 पार्टियों की बात मध्य प्रदेश की राजनीति में करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो टास्क है, जो दिग्गजों को दिया गया है, वो निश्चित तौर पर उनके आगे की 23 में बहुत सारी चीजों को क्लियर करेगा। ये इसलिए उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि ये जीतना भी उनके लिए जरूरी है। ऐसे ही कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है, क्या कांग्रेस उसमें कोई बदलाव करेगी या भारतीय जनता पार्टी की तरह उनका भी कुछ और सिनेरियो बनेगा? आखिर क्या है, हम विस्तार से इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं।
भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिव्या जी आपसे करना चाहती हूँ। देखिए, इलेक्शन कोई भी हो, छोटा बड़ा, कोई मुझे लगता है नो मैटर, क्योंकि मेहनत तो करनी होती है। चुनाव छोटा हो बड़ा हो, मेहनत करनी है। जीत सब चाहते हैं, कोई भी दल हो, सब चाहते हैं कि हम जीत कर आए। मुद्दे बहुत प्रभावी होते हैं, ये भी हमें बहुत अच्छे से पता है। फिलहाल जो चीजें दी गई हैं, कांग्रेस का ये पॉइंट है, आपने भी सुना होगा कि बहुत बिखरी बिखरी है भारतीय जनता पार्टी, अंदरूनी रूप से एक दूसरे को ही कहीं धोखा ना दे दे, इसलिए शायद वीडी शर्मा को इस तरह की तमाम बातें करनी पड़ी हैं और इतना सारा उनको कहना पड़ा है कि भैया आप लोग जो हैं पूरी जिम्मेदारी जीत की ले लें, वरना आने वाले समय में फिर आप समझ सकते हैं। तो क्या एक बहुत बड़ा प्रेशर दे दिया गया है विधायकों और सांसदों को, क्योंकि आगे लाइनें तो आप समझ रही हैं, विधानसभा है, फिर 2024 भी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी नंबर आएगा। राखी जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के पास अब एक्चुअली कुछ ना मुद्दे हैं, ना उनके पास ना कोई विचार है, ना आगे कोई एक दिशा दिखाई दे रही है। और आज तो माननीय कमलनाथ जी का स्टेटमेंट तो बहुत ही विचित्र आ गया, जब उन्होंने कहा कि मैं नगरीय निकाय चुनाव में तो मेरे लिए इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो विधायकों के चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो आप क्या मानसिकता है, किस विजन के साथ चल रहे हैं, क्या कमर कस तैयारी है, ये तो साफ दिख ही रहा है। चुनाव होता है, जैसे आपने कहा, चुनाव एक आधुनिक युग का समर है, ये युद्ध है और युद्ध को युद्ध की तरह लड़ा जाना चाहिए। चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो पार्षदों का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो वाकई बहुत ही युद्ध स्तर के चुनाव होते हैं। लेकिन चुनाव की तैयारी उसी ढंग से होनी चाहिए और किसी भी चुनाव को आप कमतर नहीं ले सकते, क्योंकि जीत तो सुनिश्चित करनी ही होगी। यहाँ मैं हमेशा कहती आई हूँ, यहाँ कोई सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं होता है, गोल्ड ही है। मतलब या तो आर या पार, या जीता या नहीं जीता। तो वो जो जीता है वो सिकंदर है और जीत के लिए आपको सब कुछ करना होगा। अब रही बात कि क्या हमारे वरिष्ठ अगर हमको कुछ बात कहते हैं, या क्या हमको अगर वो दिशा निर्देश देते हैं, या क्या हमको समझाइश देते हैं, तो वो उसको समझाइश की तरह लिया जाना चाहिए। इस बात के लिए नहीं कि ये सेमीफाइनल है, या इस बात के लिए नहीं कि कोई बिखराव है। और बार बार संगीता जी का स्टेटमेंट में हर रोज उनके साथ कभी कभी डिबेट में जाती हूँ, डरी हुई है, डरी हुई है, डरी हुई है। कौन डरा हुआ है साहब? कहाँ से दिखाई देते हैं हम डरे हुए आपको? एक्चुअली डर आपका है, डर आपको होना चाहिए। बिखरते आप जा रहे हैं, विलुप्त होते हुए आप जा रहे हैं। धीरे धीरे सिमटती हुई कांग्रेस, जहां उत्तर प्रदेश में अपने कैंडिडेट की जमानत नहीं समझा पाती, वो नहीं बचा पाती। अभी उपचुनाव में आपके पास 2 चुनाव ऐसे थे उपचुनाव में जहां आपने कैंडिडेट खड़े करने की हिम्मत तक नहीं करी। अब आपने महाराष्ट्र भी देख लिया, अब आपने कहीं और भी देख लिया। राष्ट्रपति चुनाव में भी आप गायब हैं, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। आप किस तरह की पार्टी बनते जा रहे हैं, वो उसके बाद आप ये दम्भ भरते हो कि आप यहाँ पे एक विकल्प बन के आएंगे। तो मुझे लगता है डर आपका है और बहुत भयग्रस्त है, आक्रांत है, और फिर उसके बावजूद ऑफेंसिव द बेस्ट डिफेंस तो कर लीजिए, आपको करने में कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्र है और प्रजातंत्र में बोलने की ताकत सबके पास है, जरूर बोलिए। लेकिन कहीं से ही भयाक्रांत भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है। युद्ध की तरह लड़ाई लड़ी जा रही है, उसको वैसे ही लड़ा जाएगा, क्योंकि चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ा जाना चाहिए, रणनीति के साथ, और विजय प्राप्त होगी, ये तय बात। ठीक है योगेश जी, कांग्रेस की क्या कोई और अगली रणनीति होगी, या जिस तरह से अभी प्रयास चल रहा है ऐसे ही चलेगा? नहीं, देखिए राखी जी, सबसे पहले मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देता हूँ। माननीय कमलनाथ जी नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ न केवल लिया है, बल्कि लड़ रहे हैं हर शहर हर नगर जाकर, और वहां के महापौर और पार्षद प्रत्याशियों के कैंडिडेट्स के लिए पूरी दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए, और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक युवा प्रत्याशी कांग्रेस परिवार की तरफ से मध्य प्रदेश वासियों को दिए हैं। मैं दिव्या जी की बातों का थोड़ा सा यहाँ पर तथ्यात्मक खंडन करना चाहूंगा। आपके चैनल की रिपोर्टिंग में राखी जी आपने कहा कि ये नगर निगम नगर पालिका के जो चुनाव है ये सेमीफाइनल है 2023 के पहले का। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उस सेमीफाइनल से पहले क्वार्टर फाइनल 25 जून को पहला चरण हुआ पंचायत चुनावों का। दरअसल शिवराज कैबिनेट और पूरी भारतीय जनता पार्टी के हड़बड़ाहट का और बौखलाहट का जो सबसे बड़ा कारण है
वो 25 जून को हुआ मतदान और तत्पश्चात आए रिजल्ट। मामा शिवराज के जिले की मैं बात करता हूं, 4 जगह की, सीहोर, इछावर, आष्टा और बुधनी। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई। कांग्रेस समर्थित शशांक सक्सेना, राजू राजपूत, रुखसार खान, डॉक्टर सुरेश मेवाड़ा, ये चंद नाम है जो प्रमाण के तौर पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। ये वहां से चुनाव जीते हैं, ये कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं। तो हमने पंचायत चुनाव को भी पूरी गंभीरता के साथ लिया था। हम 6 महीने से पंचायत चुनाव आयोजित कराने के मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए हुए थे। शिवराज सरकार बौखलाहट का जो कारण है कि उनके घर में, उनके गढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज जी 17 साल से उस गढ़ में ग्राम पंचायतों के चुनाव में बुरी तरह पराजित हुई है। अभी आगे के चरण में भी आप देखिएगा राखी जी, क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव के आयोजन है मतपत्र के आधार पर हो रहे हैं और 70 से 75% पंचायतों में कांग्रेस के या उनके समर्थित उम्मीदवार जीतने वाले हैं। ये बौखलाहट का असली कारण है। दूसरा, माननीय सिंधिया जी जब से पर्दापरण हुए भारतीय जनता पार्टी में मार्च 2020 के बाद से, तब से गुटबाजी चरम पर है। आखिरी समय तक इवन नामांकन तिथि 18 जून तक इनके पूरे प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुए, महापौर के भी। और भोपाल जिले की बात करें तो 6 वार्डों के डिक्लेरेशन तो नामांकन तिथि निकलने के बाद हुए, उनको बी सर्टिफिकेट, बी फॉर्म दिया गया। तो ये हालात है भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार के और उनके संगठन के। इसलिए बौखलाई हुई भी है भारतीय जनता पार्टी और डरी हुई भी है। चूंकि स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव में 2081 गांवों में बिजली नहीं है। 17 साल से मामा जी का शासन है मध्य प्रदेश में। 33,000 नल जल योजना, 33,000 से ज्यादा हैंडपंप सूख चुके हैं और लगभग आधी गांव की आबादी प्यासी है। बड़े शहरों में, भोपाल जिले में मई जून में हमने जल संकट का सामना किया था, आपसे छुपा नहीं है, उसको बार बार उल्लेखित करना उचित नहीं होगा। बिजली की शॉर्टेज है। सड़क, प्रधानमंत्री योजना, सड़क योजना 8 साल से चल रही है, बावजूद इसके 2286 गांवों में सड़क ही नहीं है मध्य प्रदेश के। ये 25 जून के दैनिक भास्कर, जो प्रमुख समाचार पत्र है हमारे शहर का, उसमें छपा था। विद्या जी अपनी संतुष्टि कर सकती है। तो इस प्रकार का विकास मामा शिवराज और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आंगनबाड़ियों के क्या हाल है, स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हाल है, स्वास्थ्य उपकेंद्रों के क्या हाल है, तहसील, जिला, ब्लॉक स्तर पर कितनी लचर स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब मायने रखती हैं इन चुनावों में। ठीक है। और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है, इन स्थानीय मुद्दों को हल करने के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के सामने हाथ जोड़कर हर घर में हर सदस्य से संपर्क साध रहे हैं। और निश्चित रूप से जो मूलभूत सुविधाओं का अभाव 17 वर्ष से शिवराज जी के कुशासन में है, उन्हें उन स्थानीय निवासियों को मुहैया कराने का हम ना वादा नहीं कर रहे, हम सिर्फ नेक इरादे के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आगामी 18 जुलाई को जो नतीजे आएंगे नगरीय निगम, नगर निगम के, वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार को अचंभित करने वाले होंगे। ठीक है, इंतजार हमें भी है और उससे पहले वोटिंग का भी है। खैर ठीक है, उस पर इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि वो जनता का निर्णय होगा। दिव्या जी, बस 1 मिनट, सत्यप्रकाश जी की एक प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती हूँ। सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या लगता है फिलहाल जो हो रहा है, जो चल रहा है, हम देख रहे हैं, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि दिलचस्प बहुत है ये इलेक्शन, क्योंकि इसके बाद जस्ट हमें विधानसभा मिलेगा और यहाँ से किस कहते हैं ना कि उन नगर निगमों में कौन कौन जाएगा, किसके कितने जाएंगे, क्या निर्दलियों का कोई प्रभाव होगा। और हम तीसरे विकल्प की बात करें, चाहे हम असदुद्दीन ओवैसी की AIMM की बात करें या हम आम आदमी पार्टी की बात करें, क्या ये कुछ परसेंट भी कुछ गड़बड़ या कहते हैं कि खेल बिगाड़ने वाली चीज होती ना, क्या उनका कुछ ऐसा वो कर पाएंगे इस इलेक्शन में? कैसे देखते हैं आप? जी देखिए राखी जी, आपने जो प्रश्न किया है, इसके पहले मैं छोटी पॉलिटिकल पार्टी से बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ मध्य प्रदेश में AIMIM है या आप है, ये देखिए पहली बार यहाँ चुनाव में जा रहे हैं। इनको जो वोट मिलता है और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है, आप पूरे ट्रेंड पूरे देश भर से
केवल दिल्ली का इलेक्शन छोड़ दें तो पाते हैं कि आम आदमी पार्टी या असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ज्यादातर कांग्रेस या एंटी राइटिस्ट आइडियोलॉजी का जो वोट है उसको ही पकड़ा है और कांग्रेस का नुकसान ज्यादा हुआ है, भाजपा को उससे नुकसान कम नजर आता है। देखिए, अभी हाल ही में हम दोनों जो प्रवक्ताओं की बातचीत सुन रहे थे उसमें ये निश्चित है कि वो कह रहे भाजपा डरी हुई है, वो कह रहे भाजपा नहीं डरी हुई। दोनों पार्टीज में कहीं ना कहीं एक बड़ा जोश इस चुनाव में मैंने अपने जीवन काल में पहली बार इतना पॉलिटिकल पार्टीज को देखा है कि वो इतनी महत्वपूर्णता से इस चुनाव को ले रहे हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण इसके जो रिजल्ट्स होंगे वही रिजल्ट कहीं ना कहीं 2023 के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वो जो रिजल्ट आएगा उसका एनालिसिस करके उसी के आधार पर उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी का डर का एक कारण मुझे नजर आता है, वो भारतीय जनता पार्टी डरी हुई पार्टी नहीं है, हालांकि उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है अक्रॉस द कंट्री, लेकिन टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एक बात, दूसरा कैंपेन, तीसरा प्रत्येक विधायक को, सांसद को, मंत्री को इतना परेशान होकर लगाया जा रहा है, इससे दूसरे लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी बहुत तनाव में है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पार्टी की अपनी एक स्टाइल है वर्किंग की कि वो हमेशा कहीं ना कहीं चुनाव को बहुत सीरियस लेते हैं और 24/7 उसमें रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। देखिए, एक दौर में बता रहा हूं, तो 2018 के इलेक्शन को हम रिजल्ट को एनालाइज करते हैं तो देखिए आपको भाजपा को फिर मार्जिन से 4 सीट के या 5 सीट के अंतर से ही तो पीछे रहना पड़ा था। हालांकि उनका वोट शेयर ज्यादा था, 0.13 के लगभग परसेंट वोट शेयर भाजपा का कांग्रेस के कंपेरिजन में ज्यादा था, लेकिन भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी अगर फिर देखते हैं कि जो बाईपोल्स हुए 28 सीट्स पर, वहां हम ये नहीं कह सकते कि रूलिंग पार्टी के बाईपोल्स थे उनमें भी कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब नहीं था। जिनके कारण ये समस्या आई थी उनके क्षेत्र में भी कांग्रेस ने बहुत बेहतर परफॉर्मेंस किया था। इसलिए भाजपा कहीं ना कहीं अपना मध्य प्रदेश का पिछला इतिहास या शिवराज सिंह अपना पिछली जो हिस्ट्री है उसको दिमाग में रखकर इन चुनाव को सीरियस ले रहे हैं और इन चुनाव से निश्चित रूप से एक नया माहौल बनेगा जिसके आधार पर जनता का मन और पॉलिटिकल पार्टीज का भी माइंड सेटअप होगा जिससे वो 2023 की लड़ाई और ताकत से लड़ सके। अब देखिए, बात आती है कि कांग्रेस का जो इस इलेक्शन में मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस में कई बार कह चुका हूं, आज भी मुझे दोहराना पड़ेगा क्योंकि आपका प्रश्न कुछ ऐसा है कि कांग्रेस यहां दिखती है कि उनको, मैं देख रहा हूं 2003 से जब से भाजपा काबिज हुई है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को कहीं ना कहीं बार बार रिपीटेडली नगर निगम के चुनाव में या नगर पालिकाओं के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार कांग्रेस पहली बार बहुत मजबूत विपक्ष में है, इतनी 2003 से कभी नहीं रही। तभी तो कहीं ना कहीं वी शर्मा को ये निर्देश अपने एमपी और एमएलए को देने पड़े कि आप पूरे तन मन से लग जाएं जिससे हम ये चुनाव निकाल सकें। पहले क्या होता था कि शहरों में कांग्रेस के एमएलए नहीं थे और एमएलए का प्रभाव रहता है, एमपी का प्रभाव रहता है, इनके प्रभाव से कहीं ना कहीं ये इलेक्शन प्रभावित होते हैं। लेकिन ये बात भी पक्की मान के चलिए, अगर फैक्शनिज्म भाजपा में जन्म ले लेता है तो भाजपा के लिए ये भी कठिन डगर होगी, क्योंकि वी शर्मा एक इतने बड़े लीडर तो नहीं है, भले वो स्टेट चीफ है बीजेपी के, लेकिन वो किसी का टिकट काट दें या किसी को टिकट दिलवा दें, ये टिकट कौन डिसाइड करता है, कौन फाइनल करता है, ये एवरीबॉडी नोज इन बीजेपी। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया है कि आप लोग लग जाएं, हल्के में ना लें, जैसा कि आप पिछले समय में देते रहे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, दिव्या जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। राखी जी, मैं माननीय योगेश जी को थोड़ा सा इस बात को लेके बस आपके माध्यम से कहना चाह रही हूँ। प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में बड़ी अच्छी बात जो हेल्दी प्रजातंत्र की होती है वो यही होती है कि हम सब चुनाव में जब जाते हैं तो अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं और ये अंततः ये जनता डिसाइड करती है कि कौन किसको किस तरह से, उसका क्या रुझान है, किस तरफ जाना है और अपना मत भी देती है। मुद्दे आपके पास हैं, बहुत अच्छी बात है, आप विपक्ष में हैं और आप स्वतंत्र है कि अपने मुद्दों को जनता के बीच में लेकर जाएं।
लेकिन उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास योद्धा कहाँ है? योद्धा नहीं है। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि योद्धा आपके तितरे बितरे योद्धा है। आप जिनको अपना नेता बता रहे हैं वो कभी महाराष्ट्र भेज दिए जाते हैं, कभी वो अपने मध्य प्रदेश की राजनीति संभालने में लगे रहते हैं। वो खुद तो जो अपना घर नहीं संभाल पा रहा है वो दूसरे का घर क्या संभालने जाएगा महाराष्ट्र में? एक बात। दूसरी बात, अभी आपके दिग्गज नेता जो दूसरे एक और दिग्गज नेता है वो चुप बैठे हुए, पता नहीं कहाँ है, कहाँ विलुप्त है, वो अदृश्य, कहाँ अदृश्य ताकत उनकी कहाँ लगी हुई है वो पता नहीं चलता। तो क्या आपके पास नेतृत्व की कमी है? आपके पास सेंट्रल नेतृत्व बिल्कुल नहीं है जो आता हो या चर्चा करता हो या बात भी करता हो। कार्यकर्ताओं की दृष्टि से आपने जो बहुत बात कही कि हमने बहुत युवा उतारे हैं, तो साहब आपके पास कार्यकर्ता थे कहाँ? जो आया जो मिला उसको बोला आइए, स्वागत है आपका, तिलक लगाइए और काम पे लग जाइए। तो वो जो एक संगठन का तंत्र होता है या संगठन की कार्यशैली होती है या संगठन की काम करने का एक तरीका होता है, वो कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आता है। खैर वो अगेन वो आपका विषय, मुझे उस बात को लेके कहीं कोई ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी को यदि आप बार बार इस बात को लेके कहें कि हम डरे हुए हैं या भीरू हैं या हमें ताकत नहीं, देखिए मैंने फिर कहा कि हम लोग पूरे जोर शोर के साथ, तल्लीनता के साथ, तन्मयता के साथ, जब चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ा जाना चाहिए, उस इरादे के साथ जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग अपनी योजना हितग्राही तक लेकर पहुंचे हुए हैं। इसीलिए हम बहुत आशान्वित हैं। आपके पास ना विजन है, मिशन तो समझ में आ ही नहीं रहा, और आइडियोलॉजी क्या है वो तो कहीं खो ही गई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी जाती है अपने लोगों के बीच में, तो वो अपना एक बहुत सुनियोजित एक घोषणा पत्र के साथ जब काम करती हुई चलती है, तब उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट होता है। उस इम्पैक्ट के साथ जा रही है। माननीय सत्यप्रकाश जी ने भी इस बात को लेकर कहा है कि हम लोग हमेशा चुनावी बोर्ड में रहते हैं, हमारे पास कार्यकर्ताओं की बिल्कुल कोई कमी नहीं है, एक अच्छी अनंत लंबी फौज है जिनके साथ हम जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी को इस बात को लेकर कहना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात होती है, ओवर कॉन्फिडेंस होना खराब होता है। लेकिन हमें कॉन्फिडेंस इस बात का है कि हम अपनी बात जहां तक लेके जा रहे हैं वो हमारी बात वहां तक पहुंची हुई है, लोगों के मन तक पहुंची हुई है। भारतीय जनता पार्टी में लोगों ने विश्वास अपना पहले भी जताया है, अब भी जताई है और जताती रहेगी, क्योंकि जनता को हमने कभी भी वोट बैंक नहीं माना। जो कांग्रेस हमेशा से चिरकाल से एक ही काम करती आई है कि जनता को वोट बैंक मानो। वोट बैंक नहीं है साहब, ये जनता है। और हमारा अंतिम छोर तक का हितग्राही जब तक नहीं उन्नति पा जाता तब तक हम चैन की सांस नहीं लेते। इस बात को लेके हम गए। ठीक है, चलिए योगेश जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, दिव्या जी ने जो बात कही कि कांग्रेस के पास ना नेतृत्व न कार्यकर्ता है, तो ये सारे मुगालते आप दिव्या जी दूर कर लीजिए। 18 तारीख को रिजल्ट परिणाम तो आपके मुगालते दूर कर देंगे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने आप में एक संपूर्ण नेता होता है। इसीलिए माननीय शिवराज जी खंडवा की सभा में हमारे अरुण यादव जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर डोरे डालते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं। और क्या कर्रा जवाब दिया अरुण भैया ने अपने ट्वीट के माध्यम से शिवराज जी को। मैं समझता हूँ आज के बाद मतलब अगर शिवराज जी में थोड़ी सी भी अगर नैतिकता होगी तो कांग्रेस परिवार में से किसी भी नेता को तोड़ने से पहले 50 बार सोचेंगे। इतना कर्रा तमाचा अरुण भैया ने मारा है ट्वीट के माध्यम से। तो कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता सक्षम है और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह जनता का शोषण नहीं करते हैं, उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखते हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। माननीय कमलनाथ जी ने 15 माह के कार्यकाल में ये करके दिखाया था। आपकी तरह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करते मध्य प्रदेश में, हॉर्स ट्रेडिंग की गई। देखिए दिव्या जी आप बीच में बोल रही हैं, दिव्या जी आप बीच में बोल रही हैं, आप बीच में बोल रही हैं, मैं आपको सुन रहा था। थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। आपकी पार्टी की तरह हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में करी, महाराष्ट्र में आपकी फाइनेंस मिनिस्टर ने आज उस बात को अपने स्टेटमेंट में स्वीकार किया है, निर्मला सीतारमण ने। हॉर्स ट्रेडिंग जीएसटी की ब्रीफिंग के टाइम मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। तो ये नैतिक, जिनका नैतिक पतन हो चुका है, जो जिनकी केवल एक ही महत्वाकांक्षा है कि पैसे, धन, बल, बाहुबल के आधार पर लोकतंत्र के दिए हुए जनादेश। आप बीच में बोल रही है, देखिए आप बीच में बोल रही है,
आप बीच में देखिए अब आप बताइए महाराष्ट्र में क्या हुआ? तब आप बोलिए। देखिए हम महाराष्ट्र पे ज्यादा फोकस ना करें, मुख्यमंत्री ना सही तो उप मुख्यमंत्री बनने की तो लाइन चल ही रही है। मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहती क्योंकि वो विषय नहीं था। योगेश जी जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा। हाँ देखिए राखी जी, जब इन लोगों के ऊपर सवालिया निशान उठाए जाते हैं ना, तो दिव्या जी जैसी सहनशील प्रवक्ता भी बौखला जाती है, नहीं जो आज स्पष्ट नजर आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या कारण है कि 17 साल के बाद भी हमारे प्रदेश की 40% आबादी प्यासी है, 30-35% आबादी को बिजली उपलब्ध नहीं है, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं कम से कम 55% आबादी को। तो जो क्योंकि हमारा शहर से ज्यादा जो मूल निवासी है वो गांव में रहता है, न किसान को आप खाद दे पा रहे हो, डीएपी महंगी है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है, आप सिंचाई के लिए उनको बिजली नहीं दे पा रहे हो। आपके 2 वरिष्ठ मंत्री वार्तालाप करते हैं बिजली की अनुपलब्धता को लेकर। तो ये सब वो तमाम मुद्दे हैं दिव्या जी जिनके ऊपर मध्य प्रदेश की जनता मतदान करेगी। दूसरी बात माननीय सत्य प्रकाश जी ने कही कि 2018 का उदाहरण दिया उन्होंने वोट ऑफ परसेंटेज तो बता दिया, मगर डिफरेंस ऑफ सीट मेंशन करना भूल गए। हम 2013 में एक मिनट सत्य प्रकाश जी आदरणीय प्लीज। चलिए मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय की सीमा है। देखिए ये इलेक्शन है, दिलचस्प है, बहुत सारे कहते हैं ना गुणा भाग गणित आते रहेंगे। सबसे पहले आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए कहीं ना कहीं बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे गुणा भाग वो आते रहेंगे। कौन किस पर डोरे डाल रहा है ये भी चलता रहेगा क्योंकि ये सिर्फ ये इलेक्शन नहीं है। एक तो ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत टाइम बाद हो रहा है, जनता से जुड़ा हुआ, सीधे कनेक्ट करता हुआ स्थानीय मुद्दों का ये एक इलेक्शन है और इसके बाद सीधे विधानसभा। तो आप समझ रहे हैं ये डिफरेंस जो है इसको कैसे पूरा कर पाएंगे। यहां से जीत लेते लेते आगे तक जाना है, फिर 24 है। तो निश्चित तौर पे दोनों ही राजनीतिक दलों को ये उठापटक करनी पड़ रही है, जोर आजमाइश करनी पड़ रही है और इसीलिए तमाम दिग्गज जो हैं इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उतर कर आए हैं। देखते हैं माननीयों की आफत जो है अब बढ़ तो गई है, काम तो करना ही होगा क्योंकि टास्क मिला है। कौन कितना खरा उतरता है ये देखेंगे आने वाले समय में। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।